सभी साथियों, नौजवानों और बहनों, मैं आपके बीच बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका। सभी यहाँ काम वाले लोग हैं, सुबह से अपनी मेहनत से निकलना होता है। मुझे आप इजाजत देंगे, मैं दो चार कड़वी बातें करूंगा आपसे। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और आपके बीच राजनीतिक बात करने ही आया हूं। जब जब हमारे मुल्क में, हमारे देश में धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है और राजनीति पर बहस के बजाय आस्थाओं पर बहस हुई है, तब तब देश का नुकसान हुआ है। चाहे बंटवारा ही क्यों ना हो देश का, वो भी एक धार्मिक उन्माद का ही मामला था। उसके बाद इबादत गाहों को लें आप, भाई चुप जाइए, आप मत करिए व्यवस्था, सबको रहने दीजिए अपने हाल में। या हमारी रोज की रस्म रिवाज का मामला हो, जब भी राजनीति में हम इन चीजों को लाएंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक नुकसान होगा। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप हमें चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और इतनी ताकत से और इतने लंबे अरसे से भेज रहे हैं कि आमतौर पर राजनीति करने वालों की एक्टिव पॉलिटिक्स का इतना लंबा पीरियड नहीं होता है। लेकिन इन वर्षों में 30, 32, 34 वर्षों में और इतने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में कि हमारे नौजवान बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं उनकी इतनी उम्र भी बहुतों की नहीं होगी, हमने यही कोशिश की है कि आपका सही प्रतिनिधित्व करें, आपके शहर का नाम करें, आपके शहर को मुख्य राजनीतिक धारा से जोड़ें और जब भी कभी राजनीतिक संवाद हो, बहस हो, तो उस बहस में रामपुर की तरफ से भी माकूल हिस्सेदारी हो और पूरा देश आपकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत हो। ऐसे कई मौके आए जब हमने अपनी राय से, जो कि आपकी दी हुई ताकत की बुनियाद पर होती है, उस राय से पूरे देश को चौकन्ना किया और बहुत से गलत कामों से रोका हमने। यहां तक कि जब कभी मजहबी लोग मजहबी आस्थाओं के साथ राजनीति में दाखिल हुए तो हमने उन्हें ये कहकर रोका कि जो आपका काम है उसे आप कीजिए और जो हमारा काम है उसे हमें करने दीजिए। शायद ये वाकया अब से 20 दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ भी पेश आया। मैं उन महानुभाव का नाम लेना नहीं चाहता,
उनका नाम लेकर फिर एक बार टीवी पर बहस शुरू नहीं कराना चाहता, लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति था जिसने अपनी पार्टी को एक बार फिर उस नुकसान से बचा लिया जो नुकसान किसी ऐसे व्यक्ति के एक बयान से पहुंचने वाला था जो आने के लिए बिल्कुल तैयार था। हमारे बीच कामों के बंटवारे हैं। ये अलग बात कि जब कभी बहुत बड़ा वाकया पेश आ जाए किसी के दिल दुखाने का तो लोगों की मजबूरी हो जाए, वो अलग चीज है। जैसे हरविंदर साहब का मामला हुआ, अयोध्या का मामला हुआ, ये कुछ ऐसे वाकयात, अफसोसनाक वाकयात मुल्क में हुए जिसने दिलों को बहुत तोड़ा और देश का बहुत नुकसान हुआ। चाहे हम इसे माने या न माने, एक ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है और उसकी भरपाई के बजाय राजनीतिक दलों की तरफ से और राजनीतिक शख्सियतों की तरफ से दिन ब दिन ऐसे काम होते हैं जिससे इस खाई को और गहरा कर देते हैं। मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ प्रेम कुटीर में बैठा था, जहां मैं रिवायतन हर बार जाता हूं। यहाँ आने से पहले हमारे हिंदू साथी थे, हमारे सिख भाई थे, और मैं उनसे कह रहा था कि जब हम बड़ी राजनीति करते हैं तो छोटे मुद्दे हमारे लिए बहुत पीछे रह जाते हैं। हम केवल आपके बीच रामपुर के एमएलए की हैसियत से ही बात नहीं कर रहे हैं, आपके एक ऐसे साथी के रिश्ते से हम बात कर रहे हैं जो इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश के बिगड़े हुए हालात बेहतर हो और एक ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की कमर तोड़ दी है, आर्थिक कमर तोड़ दी है, एक ऐसी सरकार जिसने शराफतों के तमाम और बेखुदगी के तमाम मापदंड खुद ही तय कर दिए हैं, उस सरकार से किसी तरह लगभग 19 करोड़ लोगों को निजात मिल जाए, छुटकारा मिले। शराफत नहीं है जिनके अंदर, मोहब्बत नहीं है, खजाने को लूट कर खा गए, चंबल घाटी का डकैत ऐसा लुटेरा नहीं होगा जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लूटा है। कल लोकायुक्त ने, जो सबसे ताकतवर मंत्री है मुख्यमंत्री के बाद, उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। किसी राजनीतिक दल के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने के बराबर है कि उसकी सरकार का सबसे बड़ा वजीर, जिसके पास लगभग 28 विभाग हो, उसको ये कहा लोकायुक्त ने कि इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके पास जो संपत्ति है वो इसकी आमदनी से लाखों गुना ज्यादा है। एक ऐसी सरकार जिसे मुख्यमंत्री एक एक वक्त में 6 मंत्रियों को बर्खास्त करे, जाहिर है मंदिर में घंटा बजाने के लिए तो बर्खास्त नहीं किया, मस्जिद से नमाज पढ़ के या गुरुद्वारे से कुर्बानी सुनकर या पढ़कर तो नहीं आ रहे, इसने पाप किया था इसलिए निकाले गए। ऐसे में हमारी आज की सबकी कोशिश ये होना चाहिए थी कि हम सब मिलकर एक ताकत बनकर एक ऐसे गंदे सिस्टम को, एक ऐसे सड़े हुए सिस्टम को, जिसने जातिवाद का ऐसा गंदा जहर घोलकर एक जाति की खातिर पूरे उत्तर प्रदेश के खजाने को बर्बाद कर दिया हो, तमाम लोगों के अधिकार छीन लिए हो, उनके मुंह से रोटी छीन ली हो, बीमार की दवा छीन ली हो, उसके खिलाफ उन सबको लामबंद होना चाहिए था, एक मजबूत ताकत बनना चाहिए था। तेरा हमें नहीं कहना चाहिए, मगर खड़ी है हमारी बच्चियां। इतना अन्याय और अनर्थ हुआ है कि 13 साल की बच्ची भी अपनी इज्जत को नहीं बचा सकती। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके लाश खाने के सामने टांग दी जाए और कोई सिस्टम ना हो, कोई सजा देने वाला ना हो ऐसे लोगों को। और मुख्यमंत्री
ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये बयान दे कि न तो बलात्कार हुआ है और न हत्या हुई है, लेकिन जब उस लाश का पोस्टमार्टम होता है तो सामूहिक बलात्कार भी निकलता है और हत्या भी साबित होती है। ऐसी सरकार को बनाए रखना, क्या हम अपने पूरे समाज के साथ जाति नहीं कर रहे हैं? और छोटी छोटी बातों की अफवाहें फैलाकर आप अपने राजनीतिक सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? ये बात मैं सिर्फ यहां कह रहा हूं, जानबूझकर कह रहा हूं आपसे। और इसीलिए मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि हम आपसे दो चार कड़वी बातें करने के लिए आए हैं। कितना आसान है ये कह देना कि अमुक व्यक्ति ये चाहता है कि आप दाढ़ी न रखें। अगर मैं ये चाहूं कि कोई हिंदू भाई धोती न पहने और चोटी न रखे तो क्या ये संभव है? कोई साहब ये चाहे कि कोई मुसलमान दाढ़ी न रखे और साफ न बांधे तो क्या ये संभव है? क्या मेरे चाहने से कोई शख्स ऐसा होगा पूरे हिंदुस्तान में जो मेरे चाहने से दाढ़ी रखना छोड़ दे, शेरवानी पहनना छोड़ दे? इस तरह लोग अपने आप को अपमानित करते हैं और अपनी कौम को अपमानित करते हैं और ये साबित करते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। ये कमजोर साबित करके वो आपका सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं। वो दूसरे आदमी से पैसा लेकर हमारे जैसे गरीब आदमी को नुकसान पहुंचाकर हमें नहीं बल्कि हमसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है आपके, दोस्त नहीं है आपके। मैंने अभी कहा है अपने सिपाहियों से कि हम एक तरफ कहते हैं कि राज करेगा खालसा और दूसरी तरफ मेरे जैसे आदमी से डर गए हैं, फिर कैसे खालसा राज करेगा? क्या ऐसी अफवाहें फैलाने वाले आपकी बस्ती में, आपके दोस्त हैं, आपके हमदर्द हैं? हाँ, हमसे शिकायत है। हम उन लोगों को सड़कों के ठेके इसलिए नहीं देते कि जया प्रदा जी के पैसे से जो वो सड़क बनाते हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाती है कि उखड़ चुकती है। हम नहीं दे सकते ऐसे लोगों को काम, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी हमने अगर कोई काम कराया है तो उसकी क्वालिटी है। और हमने हमेशा दावे से कहा है कि पूरे जिले में हम अकेले विधायक हैं और पूरे भारतवर्ष में जो कमीशन नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। हमसे किसी व्यक्ति की नाराजगी वसूली नहीं हो सकती, व्यक्तिगत होगी। हम बहुत खुलकर उन लोगों के बारे में कहकर उनके कद को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे बारे में अफवाहें फैलाकर वो हमें आपसे और आपको हमसे दूर करना चाहते हैं और ये हम दोनों का नुकसान है, किसी एक का नहीं है, ये हम दोनों का नुकसान है। हमें मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना है। हमें इस इलाके का विकास करना है। हमें इन बहनों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना है और हमें एक मजबूत कानून व्यवस्था कायम करनी है ताकि जब ये सोने की चेन पहनकर बाहर निकले तो कोई इनके गले पर हाथ न मारे। और आप बहनों जानती हो कि हम इतने सख्त आदमी हैं कि जो आदमी आपके गले की सोने की चेन पर हाथ मारे हम उसका हाथ काट कर फेंकते हैं, अगर हमारा पक्ष करे। और हमने ये करके दिखाया है आपको, हमने ये करके दिखाया है आपको कि हमने ऐसे तमाम कीर्तन रामपुर के भाई जरा ये रोक ले, जोर ऐसा रोक ले, ये शोर का क्या बच्चों, बेटा शोर न कीजिए, इसलिए बेटा खामोश रहिए, सुनिए बात, बेटा खामोश कर दीजिए, बेटा पहले बात सुन लीजिए, बाद में आपसे मिलेंगे।
हमने उन तमाम लोगों को जो पर्चियां भेजते थे कि 5 लाख भेज दें, 10 लाख भेज दें, वो आज दुनिया में भी नहीं है। और आप अच्छी तरह जानती हो कि हमारा प्रशासन का डंडा कितना मजबूत होता है। हम जैसे बेवकूफ आदमी दिखते हैं आपको, हम उतने बेवकूफ आदमी है नहीं, हम बेटा इतने बेवकूफ बहुत पड़ताती है हम। और हम सरकार चलाना जानते हैं, हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, यही जहां आपका बस अड्डा है। विकास किसे कहते हैं? पैसे बांटूं यहां कर ये विकास होगा? आपके 2-4 नेताओं को खरीद लूं ये विकास होगा? हमारी नजर में विकास था, हमने आपके यहां एक शानदार बस अड्डा बनाया जो लगता था कि एयरपोर्ट है, वो खराब हो गया, उसे ठीक करेंगे। आपका एग्जीबिशन ग्राउंड है, उसके बराबर हमने आप लोग तो रोज की नुमाइशें देने वाले थे। जो लोग दिल्ली जाते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सामने दिल्ली हाट है, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने रामपुर दस्तकारी हाट इतना सुंदर बनाया था कि दिल्ली हाट उसके सामने कुछ था ही नहीं, फ्लैश पे देखा था। हम क्या करें आपको, कैसे हम बताएं आपको कि हमारा दिल कैसे खून के आंसू होता है, कैसी बुरी सरकार आई, बर्बाद हो गया हमारा रामपुर। 12 महीने वहां नुमाइश लगी रहती, दुनिया भर के दस्तकार आते और सबसे ज्यादा फायदा सिविल लाइन के लोगों को उसका होता है। इसे कहते हैं विकास। हमने बस अड्डा बनाया, क्या हमने उन दुकानदारों को जिनकी दुकानें गिराई गई उन्हें बेघर या बेरोजगार कर दी? हम किसी की बददुआ नहीं देते। कितना शानदार मार्केट सामने बनाकर बगैर पैसे से 8-8 लाख रुपए की पगड़ी की दुकान बगैर पैसे के उनको दी है हमने। हम अन्याय में कभी यकीन नहीं रखते। और ये भी आपको मालूम है कि जहां बस अड्डा बना है ये कांग्रेस के अध्यक्ष का मार्केट था। जब हमने डीएमएसपी से कहा कि ये मार्केट गिरना है, यहाँ बस अड्डा बनेगा, तो डीएम ने हमसे कहा कि सर उसका तो संग बुनियाद शिलान्यास महामहिम ने किया था, राज्यपाल ने। तो कहता राज्यपाल अगर गलत काम करेगा तो क्या सही हो जाएगा? हमने सामने 2 बुलडोजर खड़े किए, लाकर पीडब्ल्यूडी डाक बन गई है। और डीएम से कहा बोलो जाते हो गिराने? थोड़ा रुके, हमने कहा जाइए अपना सामान बांधिए। हम 2 घंटे के अंदर गया, डीएम ने एसयूवी हेलीकॉप्टर से मंगाते हैं। बोले सर मना कब कर रहे हैं? और देखिए आधे घंटे में हमने गिराकर कैसा मैदान बना दिया, कैसा शानदार बस अड्डा बनाया। हिम्मत महामहिम की रोकने की हमें क्यों बना रहे थे शुगर मिल? हमने कितना कहा अपने साथियों से कि हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के जुलूस निकालो, आप हमें काला झंडा दिखाओ, अरे कोई जिंदगी तो पैदा करो अपने अंदर। मगर आप लोगों ने कुछ करके ही नहीं दी। हम ही करें जो कुछ करें। क्या आप गवाह नहीं हो इसकी कि हमने 8 करोड़ रुपया लगाया लेकिन ये नहीं चल सका? तब 87 करोड़ रुपया लेकर आए उस शक्कर के कारखाने के लिए और 35 करोड़ इस क्रैच का। क्या काम शुरू नहीं हो गया था मिल का? क्यों वही नहीं शुरू हुआ? 25 करोड़ रुपया लग चुका है उस मिल के अंदर। दुनिया में ऐसी राक्षस महिला नहीं होगी। दुनिया के अंदर गरीबों की दुश्मन, मजदूरों की दुश्मन, किसानों की दुश्मन ऐसी सरकार नहीं होगी। ये कारखाना मेरा नहीं था, ये कारखाना था उत्तर प्रदेश के खजाने का, सरकार का, जनता के लिए। कितनी अच्छी बात होती, पैसा हमने दिया था, उद्घाटन मायावती अगर करती तो पत्थर तो उनके नाम का लगता, मेरा थोड़े लगता। मगर ऐसी अभागी औरत है कि बस अपने जीवन में अपनी मूर्ति लगाने के अलावा, पत्थर के हाथी बनाने के अलावा इंसान बनाना आए नहीं।
एक पत्थर का हाथी 80 लाख का, यहाँ एक हाथी भी नहीं होगा 80,000 का। एक हाथी 80 लाख का, एक पार्क में 100 हाथी, एक मायावती 3 करोड़ की टूट के बनी 6 करोड़ की, 3 करोड़ के काशीराम 9 करोड़, 3 करोड़ की माता जी, 3 करोड़ के पिताजी, 15 करोड़। 15 करोड़ आपको मिल जाए तो सारी सड़कें चांदी की परत चढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी। हम ये बदलाव चाहते हैं और आपकी कॉलोनियों में लोग यही कहते फिर रहे कि आजम खा चाहते हैं कि दाढ़ी न रखें। बताइए, उन्हें कोई और काम ही नहीं है, उनकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही है। एफसीआई की ठेकेदारी चली गई तो हम समझते थे कि चोर काम तो भले लोगों का है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। वो नाराजगी चाहते, ये तो व्यक्तिगत नाराजगी है। अब हम ठेके नहीं देते हैं, आप कहोगे साहब आप ठीक से बांध लगाओगे, आपको भी देंगे ठेका। लेकिन जब आप काम ही न करो और हमें सिर्फ बदनाम करो तो अच्छी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं हर इलाके का अलग से विकास हो, सबकी हिस्सेदारी रखी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस अड्डा हो, रामपुर दस्तकारी हाट हो, शुगर मिल हो, ये सब किसको फायदा है इसका? इसीलिए हमने अपनी बात को शुरू करने से पहले ही आपसे कहा था कि हम कुछ कड़वी बातें आपसे करने के लिए आए हैं। हमारा आपका चोरी दामन का साथ है और इलेक्शन जीते भी जाते हैं, इलेक्शन हारे भी जाते हैं। हम पहला चुनाव हारे थे 1977 का, जब गधे घोड़े जीत रहे थे। उसमें शर्नो खां भी जीते थे। और क्यों जीते थे? ये बच्चा कवाई से भी कम उम्र थी हमारी, जब हम जेल से छूट कर आए थे बनारस की। बहनों किसी बुरे काम में नहीं गए थे। इनसे सोचो ये तो कैदी बोल रहा है। हम अलीगढ़ में पढ़ते थे और लॉ की सबसे बड़ी डिग्री LLM होती है, वो कर रहे थे, उसका फाइनल सेमेस्टर था हमारा। और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी थे। 2 ही यूनियन सब बहुत ताकतवर थी देश में, एक BHU की और एक AMU की। और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हम यूनियन वालों को समय देना नहीं होता था, पर सिर्फ एक फोन करता था हमारा सेक्रेटरी प्रधानमंत्री हाउस को और टाइम फिक्स हो जाता था। ये सम्मान था किसी जमाने में AMU और BHU यूनियन के ऑफिस बेयरर्स का। पर वो जल्दी लग गई। हमने शायद यही किस्सा सुनाया था, मगर अब बच्चे जवान हो गए हैं कि एक जगह किसी बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे ऊंट पकड़ लाओ। तो जो ऊंट हाथ आया, बाकी ऊंट भाग गए। उन्हीं भागते हुए ऊंटों में देखा कि एक लोमड़ी भागी चली जा रही है। लोगों ने पूछा तू क्यों भागती है? उसने कहा कि ऊंट पकड़े जा रहे हैं। तो कहा तू तो ऊंट नहीं है। तो बोली ये तो बाद में तय होगा कि ऊंट कौन है, नौकरी कौन है। अभी तो अपनी जान बचाओ। हम भी पकड़ गए और रहे हम लगभग 4 महीने अलीगढ़ जेल में रहे। आप भी तो जानते हो हम बहुत बर्दाश्त किए, कितने ही हम पर जुल्म हो, हमने बहुत जीवन में दुख उठाए। हमें जब पकड़ा गया तो हमें एक ऐसी कोठरी में रखा जिससे उस जमाने का एक बड़ा मशहूर डाकू था, उसका एनकाउंटर हुआ था, सुंदर डाकू। हमने उस कोठरी में रखा था कांग्रेस में। और वो कोठरी जमीन के अंदर थी। जमीन से बस तकरीबन 3-4 फीट ऊंचे एक रोशनदान लगा था, उससे रोशनी आती थी।
और 24 घंटों में हमें ये एहसास होता था कि हाँ अब दोपहर का वक्त होगा। उसी में एक मिट्टी का बर्तन रखा था पेशाब पाखाना करने के लिए, और शाम के वक्त तकरीबन 4 बजे आधे घंटे के लिए हमें उससे बाहर निकाला जाता था, और वो भी 4-5 मीटर के रेडियस में एक ईंटे लगा हुआ सहन था उसको टहलने के लिए। लेकिन हमने माफी नहीं मांगी। बहुगुणा जी ने हमारे परिवार के लोगों को बुलाकर कहा, चीफ मिनिस्टर थे, कि आजम खान एक बार, क्योंकि हुआ ये था वो हमसे व्यक्तिगत नाराज थे, किसी मामले को लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे अलीगढ़ में, और चीफ मिनिस्टर बुलंदशहर के दौरे पर आए थे। उन्होंने हमसे ही कहलवाया कि हम आजम खान के पास भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए खुद आना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हम किसी कांग्रेसी को कैंपस में न घुसने देने का रेजोल्यूशन कर चुके हैं और हम आपको नहीं आने देंगे। और हमने मुख्यमंत्री को नहीं घुसने दिया। उनकी हमसे व्यक्तिगत नाराजगी थी, उसी के लिए हम जेल भी गए। लेकिन कभी हमने उसूलों से समझौता नहीं किया। हम उसके अंदर लगभग 35-40 रोज रहे। बहुत यादगार दिन है और हमारे जीवन के। हमसे हमारा छोटी छोटी सी दाढ़ी निकली थी उसी जमाने में, तो सेट था हमारे पास शेविंग का, वो भी हमसे ले लिया। ये नए टाइप के रेजर्स नहीं आए थे, वही ब्लेड लगाने वाले होते थे। सुपरिंटेंडेंट ने वो भी ले लिया था। हमने पूछा ये क्यों ले रहे हो? तो कहा सुसाइड कर लोगे। अरे भाई, हमने कहा हम क्यों कर लेंगे, तुम मरो हम काहे मरे, हम तो जीवन लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद से हम बनारस जेल भेजे गए। क्यों गए बनारस जेल, एक लंबी कहानी है। 2.25 साल बाद हम छूट कर आए, हमने चुनाव लड़ा। वहां छोटी उम्र थी हमारी। चौधरी चरण सिंह उस वक्त बड़े लीडर थे देश के, उन्हें हमारी उम्र मालूम नहीं थी, लिहाजा जेल में हमें इन्विटेशन गया पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का। पार्लियामेंट के लिए 25 साल की उम्र चाहिए थी, और हमने कहलवाया कि नहीं, हम तो 25 साल के नहीं हैं। तो फिर हमें ये अधिकार मिला कि हम जिसको चाहें उसे टिकट दें। तब बहनों भाइयों, जेल में हमसे मिलने वालों का तांता बन गया। तब हमें लगा रहे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। उसी जमाने में हमारी राजेंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई, और हमें लगा कि ये आदमी सच्चा है, अच्छा है, और हमने फिर राजेंद्र शर्मा का नाम दिया। वो MP हुए। पुराने लोग सब जानते हैं। तभी हमारा चुनाव आ गया असेंबली का। बिना मांगे हमको टिकट मिल गया, हम विधानसभा का चुनाव लड़े। जेल रोड पर हमारा घर था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव देहात भी हैं। हम गांव देहात नहीं जा सके और 1100 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। 1.5-2 साल के बाद चुनाव हुआ और फिर चुनाव जीत गए। ये हम पहला चुनाव हारे। उसके बाद एक चुनाव हम और हारे, लेकिन वो इसलिए हारे हम कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में। और बोरा साहब जो पिछले दिनों गांधी समाधि आए थे विरोध प्रदर्शन करने, याद होगा जब मैं गांधी समाधि बना रहा था, तब ये लोग आए थे और मैंने राजद्वारे के बच्चों ने इन्हें घेर लिया था। सरकार की हमारी, तो मुलायम सिंह यादव जी का मुझे फोन आया कि रामपुर के नौजवानों ने घेर रखा है और बोरा जी पर दिल का दौरा पड़ गया है। तो मैंने कहा क्या करें साहब, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो हम किस किस के दिल के दौरे को देखें, आए क्यों थे मरने के लिए यहाँ। जैसे तैसे उन्हें रास्ता दिलवाया, वो निकल के गए। और फिर राष्ट्रपति शासन एक बार लग गया। और नूरबानो साहिबा के, हमारी MP साहिबा के, उनके बड़े मधुर संबंध हुआ करते थे, आज भी हैं, बहुत मधुर संबंध। उनके तो जिससे हो जाते हैं अच्छे ही होते हैं।
आजकल चमरौआ का चुनाव लड़ रहा है, उससे बहुत लोग पूछते हैं ये आपके कौन है, तो बता नहीं पाती हैं ये हमारे कौन है। सब सही जगह है अपना भी, तो उन्होंने बोरा जी से कहा कि इन्हें जीतना नहीं चाहिए। वो चुनाव हमारा ऐसा हुआ था कि वो चुनाव नहीं था, बूथ कैप्चर थे। मैं जब निकला बूथ पर, उस जमाने में ये इलेक्शन कमीशन का ये सख्तियां नहीं होती थी। यहाँ भी हम आते थे तो 12-1 बजे हमारा जलसा होता था, फिर यहाँ से जाकर हम किसी और जलसे में जाते थे। और जैसे सुबह में आपके यहाँ गुरबानी होती है, हमारे यहाँ नवाजान होती है, अल्लाह अकबर कह के अल्लाह पुकारता है कि आओ हैया अल सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया अल फलाह, आओ भलाई के लिए। पता नहीं आपको कोई ये बातें बताते हैं नहीं बताते? ये आजान क्यों होती है? भलाई के लिए आओ, इबादत के लिए आओ। और क्यों आओ कि वो जो तुम्हें बुला रहा है वो सबसे बड़ा, ही द ग्रेट, तो महान है। यही तो पैगाम आपके यहाँ भी सत्य का। हर धर्म में दाढ़ी मोहतरम है, हर धर्म में सर का ढकना मोहतरम है, पाक माना गया है, किसी एक के भी नहीं है। साधु की दाढ़ी का सम्मान, मुसलमान की दाढ़ी का सम्मान, सिख की दाढ़ी का सम्मान, ईसाइयों की दाढ़ी का सम्मान, यहूदियों की दाढ़ी का सम्मान। कोई मजहब दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें दाढ़ी सम्मान का सिंबल न हो। कोई मजहब दुनिया का ऐसा नहीं। और फिर उस दाढ़ी के बारे में अगर लोग हल्की बात करें सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। लोगों से रिश्ते खत्म कराना चाहते हैं आपके। तो मैं कह रहा था कि उस जमाने में चुनाव आयोग नहीं था, संवैधानिक संस्था नहीं थी, और बूथ कैप्चर हुआ करते थे। एक एक पुलिस वाले ने मेरे सामने 100 बैलेट्स पर मुहरें लगाई है, और मैं खड़ा देखता रहा और कंप्लेंट लिख कर दी तो पीठासीन अधिकारी ने हमारी कंप्लेंट भी रिसीव नहीं की। हमने नौजवानों बहुत संघर्ष का जीवन गुजारा है। आज जो है आपको नजर आते हैं, ये 4 दिन की चांदनी नहीं है, इसके पीछे 40 साल की अनथक मेहनत है। हमने पत्थर के चने जमाए हैं इमरजेंसी में, हमारी दाएं नहीं है। पत्थर का चना नहीं टूटता था, दाल टूट जाती थी, क्योंकि हमें उसके अलावा खाने को और कुछ नहीं मिलता था। वो दिन हमने इमरजेंसी के 2.25 बरस गुजारे हैं जेल में, लेकिन हम झुके नहीं हैं। और बताएं आपको नौजवान साथियों कि जब इमरजेंसी खत्म होने से पहले तमाम कैदी छोड़ दिए गए, तो बनारस की जेल में मुश्किल से 4-5 लोग हम बाकी बचे थे। और लगता था कि शायद हमारा जुर्म इतना संगीन और इतना बड़ा है कि हम रिहा नहीं किए जाएंगे। आदेश आया कि पैरोल पर जो जाना चाहता है चला जाए। हमारे तमाम मिलने वालों ने हम पर दबाव दिया कि सिर्फ एक सिग्नेचर करना है, पैरोल पर चले जाओ, देश बदलाव की तरफ खड़ा है, सरकार बदल जाएगी, तुम रिहा हो जाओगे। हमने कहा नहीं, हम शर्म के साथ नहीं छूटेंगे। जब तक ये सरकार लिखकर नहीं देगी कि हर एक बेगुनाह को बंद किया गया था, तो तब तक हम जेल से नहीं छूटेंगे। और यही हुआ जब बनारस जेल से किसी की रिहाई आती थी, पूरी जेल के कैदी जमा होते थे और फिर उनको एड्रेस किया जाता था। सारे कैदियों ने हमसे, जो और कैदी थे दूसरे जुर्म में जेल में आए थे, उन तमाम कैदियों ने हमसे कहा कि हम खास तौर से आपसे कहते हैं, आप नौजवान हो, हमें आपसे उम्मीद है, हमें लगता है आप आगे बढ़ोगे, आप किसी तरह जेल से बाहर निकलो, पैरोल ले लो आप। पूरी जेल से हमने मना कर दिया कि नहीं, हम पैरोल के कारण सदस्यता नहीं करेंगे। हमारे परिवार के लोग गए, हमारी बहन, हमारे भाई गए, हमारी मां गई,
लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम पैरों की ताकत पर दस्तखत नहीं करेंगे, हम जेल के अंदर मर जाना गवारा करेंगे, लेकिन माफी मांगकर जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। और फिर हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, आसमान वाले की मदद आने वाली है। और यही हुआ कि फिर मीसा रिवोकेशन का ऑर्डर आया, और जब पूरी जेल जमा हुई तब हमने अपने भाषण में कहा कि अगर हमने आपका कहना मान लिया होता तो हम लानत का दौर डालकर बाहर निकले होते। और आज हम सर उठाकर जा रहे हैं, सरकार ने हम पर लगाए हुए तमाम इल्जाम वापस लेकर हमें मीसा से रिहा किया है। ये रिहाई हमारी इज्जत की रिहाई है, और वो रिहाई जो चंद घंटे पहले तुम्हारे कहने से होती वो अपमान की और जिल्लत की रिहाई होती, और जिंदगी भर अपने माथे से इस कलम को छिपा नहीं पाते। तो दोस्तों, हमने ऐसा जीवन बिताया है, हमने बहुत मेहनत से अपनी राजनीति के चमन को सजाया है। जो आज हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा रहे कैंडिडेट था, उनके दामन बहुत गंदे हैं, वो रामपुर के इतिहास के गंदे लोग हैं। ऐसे लोग राजनीति करेंगे या राजनीति में मदद करेंगे तो उससे अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। जो लोग विकास का मतलब नहीं जानते हैं वो हमसे विकास का सवाल करते हैं तो हमें उन पर तरस आता है, दुख होता है। हमने आपके शहर को बहुत खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था कि बाहर से आने वाले लोग आपके शहर को पहचानते नहीं थे। रिक्शे से वापस हो गए कि शायद हम गलत स्टेशन पर उतर गए। एक ट्रांसफर एसडीएम आए और जो मोहम्मद अली जवाहर रोड पर आए तो रिक्शा वाले से कहा कि वापस चल। हम गलत उतर गए। रिक्शा वाले ने पूछा आपको कहां उतरना था? बोले उतरना रामपुर था, पता नहीं ये कहां आ गए हम। उसने कहा नहीं यही रामपुर है, हमने इतना सुंदर रामपुर बनाया था। हम इसमें आकर दोस्ती तय करते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे की जमीन थी जिस पर लोगों का नाजायज कब्जा था, वहां हमने चिप्स एंड फूड वालों से कहकर सड़क के किनारे जो फुटपाथ थी उसको कितना खूबसूरत बनाया था। कब्जा तो नहीं हो सका उस पर, लेकिन आज वो टट्टी खाना और पेशाब खाना बना हुआ है। कितनी गंदगी है वहां, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हमारा अधिकार नहीं था, इसलिए हम नेशनल हाईवे को नहीं ठीक कर सके। लेकिन आपको ये सब मालूम है, पूछो आप अपने भाई से, हमने 100 करोड़ रुपया लाए थे। हम 100 करोड़ सीआरपीएफ से लेकर रामपुर डिस्कवरी तक इतने पतले पायों के साथ फौलादी पिलर्स पर एक ओवर ब्रिज बनाने का 100 करोड़ रुपया हमने कराए थे। वो 100 करोड़ कहां चला गया हमें मालूम नहीं, कहां चला गया। हम सीवर सिस्टम का जो पैसा लाए थे उसके साथ रामपुर की सड़कों का भी पैसा लाए थे और एक एक पैसा दे दिया था हमने। वो पैसा कहां चला गया हमें नहीं मालूम। कितने खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन्स हमने बनाए थे किले के अंदर। क्या ऐसा होता? सरकारें चले जाने के बाद सरकारी इमदाद को ऐसे लूटा जाता है जैसे डाकुओं को खुली छूट दे दी हो और कोई पुलिस सिस्टम न हो। किले के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन्स को लोग तोड़ कर ले गए, करोड़ों रुपए के म्यूजिकल फाउंटेन्स इतने उम्दा थे कि पूरे भारत में यहां तक कि वृंदावन में हम देख कर आए थे, उनसे भी ज्यादा अच्छे हमने विदेशों से मंगाकर फाउंटेन्स लगवाए थे। लोग नाचते थे जब वो फाउंटेन्स चलते थे। जब वहां टिकट बिकता था तो लाठी चार्ज होता था पुलिस का। आज वहां कुछ नहीं है, वीराना है। क्या ये अन्याय नहीं है? रामपुर नगर पालिका का क्या हाल है, क्या बनाया था आपने? बाउंड्री वाल थोड़ी सी बनने रह गई थी तो उतनी ही रह गई।
अंदर पार्क नहीं बन सके थे तो पार्क बन नहीं सके। क्यों नहीं बन सके? जिस चेयरमैन के लिए हमने आपके बीच दामन फैलाकर वोट मांगा था किले के मैदान में, दामन फैलाकर, हमने अपने लिए कभी दामन नहीं फैलाया और कभी फैलाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम आपसे वो रिश्ता रखते हैं जो आपका सगा भाई आपके साथ रख सकता है। उतनी ही मोहब्बत करते हैं और आपको उतना ही चाहते हैं, उतना ही चाहते हैं। और ये बातें हम फर्जी नहीं कह रहे। जो लोग हमारे करीब हैं वो हमें जानते हैं किसी धर्म के हो, किसी धर्म के हो, कि हमारा गुस्सा ही अगर होता है तो वैसे ही होता है जैसे एक बाप अपनी औलाद के साथ या एक भाई अपने भाई के साथ गुस्सा करता है। हमारे दोस्त, हमारे कार्यकर्ता ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पर हम गुस्सा करते हैं फिर उसके साथ हमारी मोहब्बत का पैमाना और गहरा हो जाता है। हम अपनी अगर किसी के साथ जाति करते हैं, अपनी गलती का एहसास भी फौरन करते हैं। दोस्तों, इस शहर के लिए हम बहुत कमिटेड व्यक्ति हैं। हमने बड़ी दीवानगी से इस शहर को बनाया था और बहुत गालियां सुनी है हमने विधानसभा में विधायकों की। अपोजिशन हमारे माथे पर बड़े बड़े पत्थर मारता था और विधानसभा की कार्रवाई रुक जाती थी, इसलिए कि मुख्यमंत्री को प्रिविलेज हासिल है कि उसके यहां 24 घंटे बिजली रहे। लेकिन पूरा सदन हमसे ये पूछना था कि आप तो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर आपके यहां 24 घंटे बिजली क्यों आती है? मगर हमने क्या 24 घंटे में 23 घंटे बिजली दी आपको? 24 घंटे बिजली दी आपको। कैसी कानून व्यवस्था थी? कैसा इंसाफ था थानों के अंदर? कितने मामलात में आप थाने जाते थे, क्या थानेदार की हिम्मत थी आपके साथ अपमान का रवैया कर ले या आपसे पैसा मांगे? उन सुनहरी दिनों की याद हमारे लिए याद सी रह गई है। हम बहुत अच्छा बनाते हैं। ये शुगर मिल अगर चल गया होता तो आज यहां सारा इलाका जगमग हो रहा होता, जगमग हो रहा होता, कितना विकास होता। ये तो नाला पार नहीं है, जेल रोड नहीं है, तीतर वाली पाखड़ भी नहीं है, ये तो आपका इलाका है। फिर सारा पक्षपात किया हमने, बड़े विकास का ज्यादा धन, ये बहस का मुद्दा नहीं है कि क्यों यहां लगा, क्योंकि यहीं लग सकता था। लेकिन हिस्सेदारी सबको दी हमने। सिर्फ एरिया है हमारा जेल रोड, सिर्फ एरिया, जहां आज भी सड़क के किनारे रोज कम से कम 5 ट्रॉली गंदगी और मैला डाला जाता है, कूड़ा डाला जाता है। वहां हमने तारामंडल बना दिया है। किसी माई के लाल में हिम्मत जो तारामंडल वहां बनवा दे? पूरे भारत वर्ष में आप घूमकर देखें तारामंडल कहां बने हुए, और ऐसा तारामंडल जो एशिया का दूसरा तारामंडल है, भारत का पहला डिजिटल लेजर नहीं किया। जो कुछ भी हमने किया वो बड़ी दीवानगी के साथ और बड़े सच्चे दिल के साथ किया, बड़ी मोहब्बत के साथ किया। आगे भी करेंगे और अच्छा करेंगे। सरकार कहते हैं लोग बनने वाली है समाजवादी पार्टी की, और बनेगी तो सबकी हिस्सेदारी होगी। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। 25 रुपए खर्च होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड पे 400 रुपए लेते हैं। कैसे नहीं होगा? हमने कहा दर्द है नाखून में, अल्ट्रासाउंड पेट का हो रहा है। बहुत पैसा है, और ये कुदरत का कुछ ऐसा निजाम है कि जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। गरीबों से जो कमाया हुआ पैसा है वो गरीबों में जा रहा है, और उसकी मिसाल ये है कि किले के जलसे में
जो टेम्पो और टैक्सियां भरकर लाए थे वो खौद और काशीपुर से भरकर लाए थे, जो विधानसभा की रामपुर विधानसभा में है भी नहीं जो इलाका। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। और टेम्पो वालों को पैसा दे दिया कि कहीं से भी भर के ले आओ, तो खौद और काशीपुर से ले आए। चमरोवा सीट के यहाँ पटवाई से आगे के लोग ले आए शाहबाद सीट के, क्योंकि जो मेरी कांस्टिट्यूंसी के लोग हैं वो तो आसानी से आने को तैयार होंगे नहीं, भीड़ करना है, कहीं से ले आओ। पैसा है, सच्ची बात है, बहुत पैसा है, लेकिन पैसे से शरीर तो खरीदे जा सकते हैं, जमीन नहीं खरीदे जा सकते। मेरे साथ जो ताकत है लोगों की, तो चाहे गरीब आदमी क्यों नहीं है, उसका जमीर मेरे साथ है। हम कैसे व्यक्ति हैं बहनों? हमारी जब राजनीति की शुरुआत हुई थी तब रिक्शा वाले, बीड़ी वाले, ये लोग हमारा नारा लगाते थे, और जो रामपुर के पैसे वाले थे और बदमाश लोग थे वो मार मार कर दांत तोड़ देते थे हमारे लोगों का, बड़ा मारते थे कम वक्त हमारे लोगों को। और चुनाव के दिन तो बदमाशों का बोलबाला होता था, कोई इलेक्शन कमीशन था नहीं, पुलिस नहीं, फौज नहीं, मिक्की साहब का बोलबाला था। वो ऐसे थे कि जब वो अपनी जीप से गुजरते थे और खाली डिबिया अपनी ग्रिल सिगरेट पीते थे, उसकी फेंकते हुए जाते थे, तो दुकानों पर बैठे हुए लोग कूद कर झपटते थे और उस ग्रिल की डिबिया को छीना झपटी होती थी। किसी के हाथ में इतना टुकड़ा आया, किसी के इतना आया, और फिर जाकर अपनी बीवी को दिखाते थे, देख बीवी आज मियां की डिबिया का टुकड़ा मेरे पास। ऐसा जमाना था जब हमने राजनीति शुरू की थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत को हमने तोड़ा और आपकी इस सच्ची ताकत को तैयार किया, जो असल डेमोक्रेसी है, असल लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत। तो हमने ये जो कुछ हासिल किया, बड़ी जद्दोजहद के बाद किया है। पानी नहीं था हमने पीने के लिए, आज पानी की इतनी टंकियां हैं कि 200 साल पानी कम नहीं होगा। और जहां कमी है हम घोषणा करते हैं इस बात की कि अगर कहीं पानी कम है तो अगले 1 बरस में वहां पानी का ऐसा इंतजाम करेंगे जैसा इंतजाम पिछले 5 साल पहले कोई इलाका पानी से खाली नहीं रहेगा। हमने कहा था कि जो टंकियां हम बनवा रहे हैं इनकी सफाई नहीं हो सकेगी। सारी टंकियों का पानी चेक हुआ है और सारा पानी प्रदूषित है। हमारा आदेश था कि हर 15 दिन में, क्योंकि ये विभाग भी हमारे पास था, कि हर 15 दिन में पानी की टंकियों के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाएगा। हर 15 दिन में पानी की टंकी का पानी चेक होगा, हर 15 दिन में। हमने आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, बिजली का ख्याल रखा, आपकी सड़कों का ख्याल रखा, आपकी इज्जत और आपके वकालत का ख्याल रखा। हमने पूरी जिंदगी आपकी जितनी जिंदगी के पहलू में हर पहलू का ख्याल रखा। हमने आपका सम्मान बढ़ाया है। हमारा एक ऐसा इलाका था पीरानपुर के आगे जहां हमने पुल बनवाया था, वहां के लोग हमसे आकर मिले और बोले, मंत्री जी आपने ये तो सुना होगा कि गांव पिछड़ा है तो लोग लड़कियों के रिश्ते लेकर नहीं आते, लड़कियां नहीं ब्याही जाती। लेकिन हमारा गांव तो इतना अभागा है कि हमारे यहाँ लड़कों की शादी होती नहीं, बूढ़े होके मर जाते हैं। कोई कहता है कि इन्हें बेटी क्यों दे, हम बेटी से मिलने कैसे जाएंगे। तो हमारे यहाँ शादियां लड़कों की नहीं होती, इसलिए कि हमारे गांव का कोई रास्ता नहीं है। हमने उस पुल को बनवाया। जाने कितने पुल बनवाए हमने रामपुर में। विकास हमारा शौक है। जिला अस्पताल कैसा बनाया हमने, लोग उसे रामपुर का ताजमहल कहते हैं, जबकि अभी वो केवल 60% बना है, 40% बाकी है, वो बनना है। और यहां हम बहुत अच्छे डॉक्टर लाएंगे
और जो प्राइवेट डॉक्टर्स गरीबों को लूट रहे हैं उनकी लूट का हाथ रोकेंगे इस बार, उनको नहीं लूटने देंगे अब ज्यादा। हमने इस तरफ देखा ही नहीं था, हमसे गलती हो गई। ये तो इन्होंने कुछ हमें सोते हुए आदमी को जगा दिया। हमें ये पता ही नहीं था कि 5-6 वर्ष में एक नया डॉक्टर 1000 करोड़ का मालिक कैसे हो गया, ये कहां से पैसा आया। अभी तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर खुलने वाला है जिसमें सीएमओ साहब के भी हथौड़ियां लगेंगी। पहले कारण है क्या है, 72 करोड़ का घोटाला है रामपुर का, उस पर भी चली गई है मेरी चिट्ठी सीएमओ साहब को कि 20 दिन बाद क्या जवाब दोगे, अभी दे दो ताकि शायद बच निकलो, वरना नहीं ऐसा लोगों तुम्हें भी आत्महत्या करना पड़े। केवल रामपुर में 72 करोड़ का घोटाला है, केवल रामपुर में। ये 72 करोड़ इसलिए आया था कि गरीबों के ऑपरेशन में दो, और ये पैसा सरकार ने रामपुर के उन तमाम सर्जन से जिनके पास ये पैसा आया है, किसी एक गरीब पर एक रुपया नहीं छोड़ा, मरीज से भी पैसा लिया और सरकार से भी पैसा लिया, इसका भी हिसाब होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो, अब बताओ ऑपरेशन करके बाथरूम के दरवाजे बना चाहते हैं और 40,000 रुपया ले लेंगे आप गरीब आदमी से, जेवर बेच कर लाएंगे। और जैसे मैं मिसाल देता हूं कि हिंदू माए मंगलसूत्र पत्थर बेच कर दे देगी, हुई है उनसे गलती, कोताही हुई है उनसे। और यही वजह है कि जो यहाँ इस तरह के डॉक्टर से जो वैचारिक तौर पर हमसे बहुत मुखालिफ है, जो आरएसएस के लोग हैं, हम राजनीति में भी बहुत दबके सौदा नहीं करते थे सबका, उन लोगों ने ये खेल खेला है, उन्हें ये खेल बहुत सस्ता नहीं पड़ेगा। हम रामपुर के गरीब लोगों को ज्यादा लुटने नहीं देंगे। हाँ भाई, मेरी घड़ी में तो 5 मिनट है, ये जमाने आ गए। हम जैसे गरीब आदमी को तो इलेक्शन कमीशन डरा रहा है? हमें तो डरा रहा है। और यह घंटे घड़ियां नहीं घंटे बढ़ रहे और गुर्दे बढ़ रहे। अरे गुर्दे में किसे लाएगा भाई, गुर्दे बढ़ रहे, सड़कों पर 100 के नोट बढ़ रहे। हमने फिल्म तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेजी, कोई पूछने वाला नहीं। सलमान खुर्शीद साहब गाली दे रहे इलेक्शन कमीशन को, डेली परेशान गाली दे रहे, और हमारे राहुल बाबा खड़े होकर आजाद संहिता की धज्जियां उड़ा रहे और पूरे जुलूस बगैर परमिशन के निकाल रहे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। और अब तो ये करने जा रही है कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन की जो संवैधानिक इख्तियारात है उन्हें ही खत्म करने जा रही है। हमें लगता यह है कि इंसाफ और ईमानदारी का, किसी हद तक ईमानदारी का ये आखिरी चुनाव है, और उसके बाद फिर वही लूट डकैती के चुनाव होंगे, जिन चुनावों का हमने आपसे जिक्र किया कि घूसा मारा और हमारे वर्कर के दांत बाहर, लात मारी, पसलियां टूट गई, धक्का दिया, हड्डी टूट गई, बूथ कैप्चर कर लिए, वोट डाल दिए। ऐसा ही जमाना फिर आने वाला है। मैं नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि आप मेरे साथ रहो और देखना, नहीं आने देंगे ऐसा जमाना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नहीं आने देंगे। और बस इस बात पर हम बात खत्म करते हैं कि हम आपके बहुत अच्छे वकील हैं, हम आपके बहुत हमदर्द हैं। विकास के काम में, इंसानी रिश्तों के मामले में धर्म और जाति हमारे बीच में नहीं आती, न आई है और न भविष्य में कभी आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत